हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में अंटार्कटिका एज अ चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं आउटलाइन ऑफ द चैप्टर क्या है। आज हम लोग इस क्लास में जो अंटार्कटिका जो चैप्टर कवर कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका कैसे डिस्कवर हुआ इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका एज अ कॉन्टिनेंट, इनके बारे में। कॉन्टिनेंट जो हमारा है, इनका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन एंड द एक्सटेंट, अबाउट द बाउंड्रीज, इनका बाउंड्रीज क्या क्या है, अबाउट द फिजिकल फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल। आफ्टर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अंटार्कटिका, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका पे क्या प्रभाव हुआ है, मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अंटार्कटिका। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द वेजिटेशंस, एनिमल लाइफ एंड द मिनरल्स। नाउ ये तो टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, मीन्स इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन डेवलप किए गए हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट व्हाई इज अंटार्कटिका फ्री जोन, ह्यूमन फ्री जोन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाई अंटार्कटिका इज अ ह्यूमन फ्री जोन, मीन्स व्हाई नो पीपल इज लिविंग हियर, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। पहले होता है हम लोग पढ़ लेंगे ओजोन लेयर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ओजोन लेयर। और देखो ओजोन लेयर क्या होता है, सिंपल सा एक लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करता है अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसका, अर्थ एटमॉस्फेयर को, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, सन है, सन क्या करता है, रेडिएट करता है बहुत सारा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को। तो ये क्या करता है, एक लेयर है जो कि प्रेजेंट है अबव द अर्थ। ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, इसके ऊपर एक लेयर है हमारा। ये क्या करता है, हार्मफुल रे जो आता है जैसे हमारा अल्ट्रावायलेट रे, इस रे को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कोई होल क्रिएट हो जाता है, तो इस रे को तो पूरा पेनिट्रेट करवा देगा ना। तो वही बात होगी, हम लोग पढ़ लेंगे आगे चैप्टर में कि व्हाट इज ओजोन होल, व्हाट इज ओजोन होल। बस ये यहाँ पे दैट इज होल दैट इज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ ओजोन लेयर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओजोन होल। ठीक है, ये किसके वजह से होता है हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हमारा ये कंपाउंड है, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है ओजोन ओजोन O3 से, और ये फाइनली यहाँ पे एक होल को क्रिएट कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर डिस्कस करेंगे जब ऑटोमेटिकली हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े व्हाट इज ओजोन लेयर। It is a layer that protect the earth atmosphere from the harmful ultraviolet ray. I think up to here okay. Now about the chlorofluorocarbon, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया, व्हाट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाउ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात होती है ना, जैसे हमारा यहाँ पे सन है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको पता है। अर्थ के पास हमारा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिकली एक इनबिल्ट हमारा क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के पास है। ठीक है, और इसका पर्पस होता है कि कोई भी अगर हार्मफुल अगर कोई भी अगर पार्टिकल्स ये होता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह का ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग देख नहीं सकते, वर्चुअल होता है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे सन है, तो सन पे क्या होता है, बहुत सारा जो सोलर विंड है जिस अर्थ की ओर आ रही है, तो ये क्या करता है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। पर कुछ रे ऑफ लाइट, मतलब कुछ रे ऑफ पार्टिकल्स हम बोल देते हैं, ये सोलर विंड क्या करता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोलाइड करता है। तो इसके वजह से एक हमारा एक पोलर लाइट्स बनता है, क्या बोलता है, पोलर लाइट्स बनता है। हम लोग देखेंगे फ्यूचर में क्या बनेगा, पोलर लाइट्स। तो इस अगर पोलर लाइट्स हम लोग डेवलप होता है जो कि सदर्न पोल में डेवलप हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, 1 सेकंड में समझाता हूँ, ये बात हो रही है। एक फिनोमिना है जो कि कॉज्ड बाय द सोलर विंड that is going to collide with the earth's magnetic field। हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग डेट इज आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग सिंपल सा अ लार्ज मास ऑफ आइस दैट इज ऑन द सी, मींस आइसबर्ग सिंपल सा टाइटैनिक मूवी आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, आइसबर्ग बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है जो कि फ्लोट करता है सी में, और कोई सीप अगर इसमें टकराता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है, यही तो हुआ था। तो ये क्या होता है, सिंपल से एक लार्ज मास ऑफ आइसबर्ग है,
ठीक है, लार्ज मास ऑफ आइस दैट इज फ्लोटिंग ऑन द सी। ओके, नाउ अबाउट द आइस शीट, क्या होता है आइस शीट? a mass of ice and a snow that is covering a large area। ice sheet क्या होता है? वेरी गुड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ice sheet है, ये हमारा ice sheet है। ये कौन सा एग्जांपल? सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? ये ice sheet का, ठीक है। इस केस में क्या होता है? आइस शीट हमारा सिंपल सी बात होती है, ये कि एक लार्ज मास ऑफ आइस एंड स्नो है जो कि कवर्ड अ लार्ज एरिया, दैट इज गोइंग टू कवरिंग अ लार्ज एरिया, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ आ गया। लास्ट है व्हाट इज क्रिल, क्या होता है? सिंपल से एक स्मॉल फिश है दैट इज फाउंड इन द अंटार्कटिका। तो ये एक सिंपल एक एक्वाटिक एनिमल है। अबाउट द मैट्री, अबाउट द दक्षिण गंगोत्री एंड अबाउट द भातरी, ये सिंपल सा हमारा क्या है? एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है। ये हमारा एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है जो कि कहाँ पे बेस्ड? अंटार्कटिका में बेस्ड है। तो बस ये समझ लो। और लास्ट में अबाउट द ब्लिज़ार्ड, ब्लिज़ार्ड क्या होता है? कि स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिज़ार्ड, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैत्री, ये हमारा एक मैंड, यहाँ पे आदमी लोग रहता है, और व्हाई? फॉर द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। तो ये हमारा मैत्री जो होता है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे हमारा भारती है। ये भी हमारा एक इंडियन सेटल्ड स्टेशन है जो कि मैंड है, जो कि मैंड है, यहाँ पे आदमी लोग रहता है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री वाज द फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन। ये हमारा फर्स्ट साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन है जो कि अनमेंड है, जो कि अनमेंड है। यहाँ पे बेसिकली एक थर्मामीटर डाल दिया गया है इन ऑर्डर टू व्हाट नो मेजर द टेम्परेचर ऑफ एरिया। हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, now, about the discovery of Antarctica. So we are going to study about the discovery of Antarctica. The discovery of Antarctica emerged from the early Western theories of the vast continent that is known as the Terra Australis and believed to exist in the far of the South Globe. देखो, basically पहले एक theory develop हुआ था, Western theory के according बोला जाता था कि there is a vast continent that is that exists in the far south of the globe। मीन्स यहाँ पे बात होती थी कि एक यहाँ पे अगर ग्लोब है तो इसका साउथ में एक वास्ट कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज फार साउथ ऑफ द ग्लोब। ओके, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है साउथ ऑफ द ग्लोब। एंड ये इस जो लैंड है, इस कॉन्टिनेंट को बोलते थे वो लोग, क्या बोलते थे? टेरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते थे? टेरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, नाउ द टर्म ऑस्ट्रेलिस, अगर हम लोग टर्म ऑस्ट्रेलिस देखते हैं तो यहाँ पे टर्म ऑस्ट्रेलिस की बात करें तो टर्म ऑस्ट्रेलिस रेफर्स टू द अपोजिट ऑफ अंटार्कटिक सर्किल। देखो, यहाँ पे बात करेंगे अगर ये अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका ये जो टर्म है बेसिकली क्वाइन किया गया था, बेसिकली दिया गया था मैरिटस और टायर के द्वारा। मैरिनस और टायर के द्वारा ये टर्म अंटार्कटिका क्वाइन किया गया था। इसका अगर मतलब जाने तो इसका मतलब होता है दैट इज अपोजिट ऑफ आर्टिक सर्किल। दैट इज अपोजिट ऑफ आर्टिक सर्किल। कब? इन द सेकेंड सेंचुरी एडी। अब देखो, अब बात करेंगे द राउंड अप, ये तो एक थ्योरी डेवलप हुआ था ना। द थ्योरी था क्या? थ्योरी था कि हम भाई यहाँ पे एक लैंड एग्जिस्ट करता है दैट इज साउथ ऑफ द ग्लोब में। पर एक कब? और इस लैंड का नाम रखा गया था उस समय दैट इज टेरा ऑस्ट्रेलिस। पर अब क्या हुआ था, यहाँ पे 15 या 16 सेंचुरी के बात करें तो ये यहाँ पे प्रूफ डेवलप हुआ। यस, यहाँ पे प्रूफ बना कि यस देयर एग्जिस्ट अ टेरा ऑस्ट्रेलिस लैंड। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ कैसा है? यहाँ पे राउंड अप किया गया दैट इज अराउंड द कैप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है। और कैप हॉर्न जो कि हमारा अर्जेंटीना वगैरह में है। तो हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल जब हम लोग मैपिंग देखते हैं तो इस केस में हम लोग दिख जाता है दैट इज यहाँ पे। देखो, मैं बना देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे ये जो हमारा जो एरिया ये वाला एरिया हमारा कहलाता है डेट इज कैप। क्या कहलाता है? डेट इज कैप हॉर्न, ठीक है। कैप हॉर्न कहलाता है ये वाला। क्या कहलाता है? ये डेट इज कॉल्ड एज कैप हॉर्न। ये हमारा कहलाता है कैप हॉर्न, ये हमारा कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इस एरिया यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे एक्सपीडिशन के द्वारा, एक्सप्लोरर के द्वारा इस एरिया में राउंड अप किया गया। इस एरिया में जब राउंड अप किया गया, इस एरिया में घूमा गया तो यहाँ पे फाउंड किया कि यस देयर एग्जिस्ट अ टेरा ऑस्ट्रेलिस। देयर एग्जिस्ट, जो थ्योरी था वो सच में प्रूव कब मिला? जब दे यहाँ पे राउंड अप किया गया अराउंड द कैप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है, और हमारा जो कैप हॉर्न है जो कि इस एरिया में है। तो यहाँ पे जब राउंड अप करने के बाद पता चला कि यस देयर एग्जिस्ट लैंड दैट इज कॉल्ड एज अंटार्कटिका, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, नाउ
अगेन इन 1773 if we talk about this area, that is जेम्स कुक, बहुत फेमस नाम है जेम्स कुक। आई थिंक आपको पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे जेम्स कुक। ये इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज वेर इज ऑस्ट्रेलिया, वेर इज ऑस्ट्रेलिया। नाउ तो इन 1773 की बात हो रही है, ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्रॉस किया था, दैट इज लैटिट्यूड ऑफ 67 डिग्री 15 मिनट साउथ along the Antarctic Circle for the first time, but although he discovered nearby island, but he did not catch the sight of Antarctica itself। तो इसके बारे में बात हो रही है कि ये जो पर्सन थे, इन्होंने अंटार्कटिक सर्किल, जो अंटार्कटिक सर्किल ग्लोब का अगर हम लोग मैप बनाते हैं यहाँ पे ग्लोब, तो इस ग्लोब में क्या होता है, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल है, ये जो अंटार्कटिक सर्किल का जो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस किया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्रॉस करने के बाद इन्होंने बहुत सारा आइलैंड को डिस्कवर किया था, बट ही वाज नॉट एबल टू सी द साइट, ही वाज नॉट एबल टू कैच द साइट ऑफ अंटार्कटिका इटसेल्फ। मींस ये जो पर्सन था जेम्स कुक, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी डिस्कवर किया था, साथ में बहुत सारे आइलैंड को भी डिस्कवर किया। व्हाई? बिकॉज ही क्रॉस दिस लाइन, दैट इज अंटार्कटिक सर्किल, ओके। बट ही वाज नॉट एबल टू कैच द साइट ऑफ अंटार्कटिका। मींस जो अंटार्कटिका का जो आइलैंड है, ही वाज नॉट एबल टू, अंटार्कटिका जो एज अ कॉन्टिनेंट, ही वाज नॉट एबल टू सी दिस एरिया, ओके। बट अब क्या होता है, इन 1820 में क्या होता है, बहुत सारे सेवरल एक्सपीडिशंस ने क्लेम किया था कि दे वर द फर्स्ट टू सीन द अंटार्कटिका, मींस दे वर द फर्स्ट टू हैव साइटेड द अंटार्कटिका। देखो 1773 में जेम्स कुक तो गया था, दिस अंटार्कटिक सर्किल को पास किया था, बट ही वाज नॉट एबल टू कैच द साइट ऑफ अंटार्कटिका। बट क्या होता है कि 1773 के बाद 1820 दशक में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपीडिशनर, बहुत सारे जो पीपल है वो क्लेम करते हैं कि दे वर द फर्स्ट पर्सन टू हैव साइटेड द अंटार्कटिका, ओके। नाउ उसमें से एक आदमी का नाम आता है, दैट इज रशियन एक्सपेडिशंस, दैट इज लेड बाय द फैबियन एंड द मिखाइल, ठीक है। तो ये पहला व्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्लेम करता है कि दे वर द फर्स्ट पर्सन टू सी देयर इज दे हैव फील द साइट ऑफ अंटार्कटिका, मींस दे हैव सीन द अंटार्कटिका इज वेयर, ओके। नाउ if if we talk about the Norwegian expedition, if we talk about this Norwegian expedition, that is to now Norwegian means up north from the people of Norway, okay। एंड इसका नाम था, दैट इज कार्ल एंटन लार्सन। क्या नाम था इसका? कार्ल एंटन लार्सन, जो कि 1892 की बात हो रही है। तो इन्होंने लेड किया था, दैट इज टू गो टू अंटार्कटिका, टू गो टू अंटार्कटिका, ठीक है। So he was the first person, he was the first Norway people who expedited, who explored to, who wanted to go to Antarctica, and in person का नाम हमारा है, that is कैप्टन। पर्सन नाम का नाम हमारा क्या रहता है, that is this person, you can see here, this is the person, okay। So he was the first Norwegian expedition to Antarctica, that is led by the Captain Carlo Anton Larsen। क्या नाम है इनका? Larsen, that is in 1892। And during his expedition, during इनकी यात्रा के दौरान, he was the first person to discover fossils in Antarctica। तो जब ये यात्रा कर रहे थे, जब ही अंटार्कटिका की ओर जा रहे थे, तो he was the first person to discover fossils in Antarctica, for which he received the back grant from the Royal Geographical Society। तो ये जो डिस्कवरी के लिए, फोसिल्स डिस्कवरी के लिए अंटार्कटिका में, इनको अवार्ड भी दिया गया था, जिसका नाम था बैक ग्रांट फ्रॉम द रॉयल ज्योग्राफिकल। किसके द्वारा दिया गया था? फ्रॉम द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। अब देखो, इन ऑर्डर टू ऑनर दिस पर्सन, दिस लार्सन आइसेल्स वाज नेम्ड आफ्टर हिम। देखो लार्सन आइसेल्स कहाँ पे हमारा, अगर हम लोग देखेंगे ये मैप है, तो लार्सन आइसेल्स बेसिकली ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इन ऑर्डर टू ऑनर दिस लार्सन, दिस आइलैंड वाज नेम्ड आफ्टर हिम। नाउ after that, up to here, anybody has doubt? We have talked about ozone layer, we have talked about this area. Now after that, we are talking about this okay, wait for a few seconds. Now we are talking about this area now. Now after that, I think up to here it's okay. Means in order to honor this person Larsens, this Larsens ourselves was Larsen I self was named after him, okay.
Now let's talk to next page. Once the North Pole has been reached, देखो ऐसा बताया जाता है कि once the North Pole has been reached in 1909, several expedition और जो यात्रा कर रहे थे, जो यात्री थे, attempted to reach the South Pole, means ऐसा कि बताया जाता है कि 1909 के दशक में बहुत सारे एक्सपीडिशन लीड किए गए थे in order to reach the South Pole, और उसमें से बहुत सारे फेल हो गए, मीन्स फेल हो गए क्यों, मीन्स many resulted in injury and death, मीन बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली एक व्यक्ति का नाम आता है, डेट इज नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, डेट इज रोवाल्ड अमुंडसेन, क्या नाम आता है, रोवाल्ड अमुंडसेन, एंड विथ हिज टीम रीच द साउथ पोल इन दिसंबर 14 1911, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ दो पर्सन है हमारे पास, एक पर्सन का नाम है डेट इज रोवाल्ड अमुंडसेन एंड सेकेंड पर्सन का नाम आता है डेट इज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इन दोनों के बीच में बेसिकली एक रेस स्टार्ट हुआ था, मींस दे फॉलो ड्रामेटिक रेस है, और यहाँ इस दोनों में से बेसिकली चाहता था कि कौन पहले जाए, ठीक है। अब क्या होता है, इस यात्रा के दौरान ये जो रॉबर्ट फाल्कन रॉबर्ट है, इनकी मृत्यु मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, व्हाई, अब ये ही वाज नॉट एबल टू रीच द साउथ पोल, बट यहाँ पे कौन फर्स्ट ले लेता है, दैट इज रोवाल्ड अमुंडसेन, मींस he reached the south pole on 14 December 1911, okay. You have to remember this one, okay. So this was the content in this paragraph. So once again we are going to read this paragraph. The British National Antarctica Expedition led by the Robert Falcon came within 857 kilometers south pole, but could not make it before the Roald Amundsen. Scott's party died on the return journey after being delayed by a series of accidents in the weather. Means यहाँ पे बात हो रही है, ये जो रोवाल्ड आर्मस्ट्रांग है, he was able to reach the South Pole, but this Robert Falcon was not able to reach the Scott by because of a series of accident and the weather he was and all the team member of the Scott was dead in this return journey. Okay, now अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, जो रोवाल्ड अमुंडसेन, इनको ऑनर करने के लिए ये जो स्कॉट फाल्कन है हमारे पास, ये जो दो व्यक्ति है, इनको ऑनर करने के लिए साउथ पोल का नाम रखा गया है अमुंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन वाज लेटर नेम्ड आफ्टर हिम इन ऑर्डर टू ऑनर देम, ओके। Now, after that, we are going to study about the Antarctic Treaty. Okay, this is very important treaty. Okay, in exam, this question is generally asked. That is, Antarctic Treaty was signed in 1959. तो ये important question बन जाता है, ये इसको sign किया गया था 1959 के बाद, और that is by the 12 countries. उस समय कितने country participatory थे? That is 12 country. And later many other countries joined this. तो बाद में क्या होता है, बहुत सारे countries को join करते हैं, ठीक है। Now, a special feature of the treaty हम लोग देख लेते हैं। पहला है it provides the military activities। तो यहाँ पे इस जो अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड माइनिंग एक्टिविटी, कोई जाके माइनिंग नहीं करने वाला है, ठीक है। एंड अगेन इट प्रोवाइड्स द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई यहाँ पे जाके न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगा। एंड अगेन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट व्हाट in this treaty what are the points mentioned, and last one is that it support the scientific research। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि ये सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च को, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द कॉन्टिनेंट्स इको, व्हाई, सो देखो ये अगर ये एक्टिविटीज अगर बंद रहेगा तो इससे क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस कॉन्टिनेंट इकोजोन। Now after that we are going to study about the expedition to Antarctica. We are going to study about the expedition to Antarctica. Ongoing experiments are being conducted by more than 4,000 scientists from different countries like USA, Russia, India, France, that is Australia, Argentina and South Africa। देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जा रहा है, ठीक, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। अब फॉर मोर देन 4,000 से यहाँ पे मोर देन 4,000 साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं कुछ दिन के लिए। आफ्टर दैट after completing their research experiment they return to back their country home, so they have set up their research station। तो ये जो different कंट्रीज है वो क्या करते हैं, एक छोटा सा अपना स्टेशन बनाते हैं ताकि लोग आकर के वहाँ पे रहे और एक्सपेरिमेंट करके कुछ देर तक रहे, रिटर्न हो जाए। मीन्स they have set up the research station in Antarctica। The people residing in these stations are only the temporary inhabitants of the continent। मीन्स यहाँ पे people आते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। Now after that we are going to study about the Antarctica as a continent, means we are going to study about the location and the extent।
Antarctica is the world's southmost continent. Means Antarctica, we are talking about Antarctica. It is the southernmost continent. It is the world का southernmost continent है, जो कि कहाँ पे है? That is on the south pole. अगर बोल रहे हैं ये, that is just after the Antarctic Circle. After the Antarctic Circle, we are getting the reason, we are getting the land and the island that comes only in Antarctica. So it is the world's southernmost continent. Okay, now कंटेनिंग द जोग्राफिकल साउथ पोल, बिकॉज यही जो अंटार्कटिका, इसी में हमारा क्या साउथ पोल लोकेटेड है. जोग्राफिकल साउथ पोल जो हमारा वो सिचुएटेड है. इट इज सिचुएटेड इन द अंटार्कटिक रीजन. इट इज गोइंग टू, ये जो अंटार्कटिका है, इट इज गोइंग टू सिचुएटेड इन द अंटार्कटिक रीजन. ओके, and almost entire of the south of the Antarctic Circle is surrounded by the southern ocean. तो southern ocean में कौन कौन सा आता है? That is हमारा अटलांटिक ओशियन हो जाता है, फिर हमारा इंडियन ओशियन हो जाता है, फिर हमारा पैसिफिक ओशियन हो जाता है. ठीक है, तो ये जो तीनों ओशियंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? That is southern ocean. It is the area approximately about this one. Okay, it is it's covered, means it is covered with the permafrost. में ये जो पूरा एरिया है, it is covered with the permafrost, means the ground is permanently frozen. The ground is permanently frozen. Now if you talk about this Antarctica, Antarctica is the fifth largest continent. तो ये क्वेश्चन बन जाता है, Antarctica is the fifth largest continent. Okay, बच्चा लोग समझ आ रहा है ना? After that, after Asia, Asia is the first one, Africa is the second one, North America is the third one, and South America is the fourth largest continent. And after fourth, that is Antarctica is the fifth largest continent. Now, if you talk about the Antarctica, 98% of the Antarctica is covered by the ice. So very important question can be asked that how much percentage of the land or how much percentage of the area is covered by ice? We have to say that 98% of the area of the Antarctica is covered by the ice. And इनका जो thickness of the ice of the जो thickness है जो covering का, that is about 1.6 किलोमीटर. तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि how much thickness है? It is about 1.6 किलोमीटर thickness. अंटार्कटिका ऑन एन एवरेज इधर कोल्ड. अब अंटार्कटिका के बारे में जाने तो इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफी ज्यादा कोल्ड है, काफी ज्यादा ड्राई है, काफी ज्यादा विंडियस कॉन्टिनेंट है. मींस विंडियस मींस व्हाट टॉकिंग, मींस यहाँ पे ठंड हवाएं चलती रहती है. एंड हैज एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 2000 मीटर अबव द सी लेवल. अगर हम लोग सी लेवल अगर देखें तो इनका जो हाइट है, इनका जो एलिवेशन हाईलैंड है, दैट इज अप टू 2000 मीटर अबव द सी लेवल. वी टॉकिंग अबाउट दैट इज फ्रॉम द सी लेवल, इट इज अप टू द हाइट ऑफ, मींस इनका जो कंट्री का तुम्हारे जो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, जो लैंड है, दैट इज एलिवेटेड अप टू 2000 मीटर अबव द सी लेवल. नाउ Antarctica is considered as a desert. So why Antarctica is considered as a desert? In briefly, we say that it is considered as a cold desert. Okay, so Antarctica is considered as a cold desert or desert with annual precipitation of only 200 mm. Means यहाँ पे precipitation बहुत कम हो रहा है, rainfall बहुत कम हो रहा है along the coast. अगर ये precipitation होता भी है तो वो कहाँ पे हो रहा है? That is along the coast. Why? Because interior of the continent, because the area is there is less humidity, so no rainfall. Okay. Now temperature in the Antarctica has reached up to, अगर मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अंटार्कटिका का रीच मीन सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर होता है दैट इज अबाउट -89 डिग्री सेल्सियस. एंड देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन. सो देखो इतना ठंड है, मींस -89 डिग्री सेल्सियस है, तो इस ठंड में तो कोई रहेगा नहीं ना. सो देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंट, बट अराउंड 1000 to 5000 पीपल्स रिसाइड्स थ्रू आउट द ईयर एट अ रिसर्च स्टेशन. देखो यहाँ पे लोग रहते हैं, पर वो कौन सा लोग रहते हैं, वो कहाँ पे रहता है? दे आर बेसिकली रिसाइडिंग इन द रिसर्च स्टेशंस दैट इज scattered across the continent. Means बहुत सारे रिसर्च पीपल्स आते हैं that belong from different country and they settle there for 1.5 years, and after that, after having research, they return back to their home country. Now Antarctica covers or stores 90% of the world ice. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि how much percentage of the world ice that Antarctica belongs? The answer will be that is 90% of the world ice is belongs to Antarctica. And after that, it is 70% of its fresh water. Means how much percentage? It is 70% of the fresh water. Now, if we talk about the boundaries, Antarctica is surrounded by various type of the seas of the three oceans. Already stated that it is surrounded by various seas or oceans. First one is Pacific Ocean, second one is Atlantic Ocean, third one is Indian Oceans. Okay, we have seen this one. And this Weddell Sea and the Ross Sea is deeply penetrate the continent from the opposite directions, dividing it into Eastern Antarctica and the Western Antarctica. Eastern Antarctica is the larger and the more compact, and the Western Antarctica is the Antarctic Peninsula. You will see that this is and overlying islands of the Pacific. If you talk about the Antarctica, this is the Antarctica. So we are talking about this. This is the Weddell Sea. This is the Weddell Sea. Once again, this is the Weddell Sea and this is the Ross Sea. This is the Ross Sea.
So this is going to penetrate, this is going to penetrate in this region and dividing the Antarctica into two part, in the western part, this is the eastern part, and this is the western part. So western part is more large as compared to eastern part. So it is taking data in the eastern part, that is the larger and the most compact, and in the western part, that is Antarctic Peninsula. I think you can see this is the peninsula. It is acting as a peninsula. Now, if you talk about the physical feature, along the coast, the floating ice shelves covers the sea along the steep seashore. Means along the coast, we see that there is a ice shelves that is present here. So along the coast, I think you can see it like this. Along the coast, you will find this is the ice shelves. This is the ice shelves. Okay, so you'll find this one. Now next. So we are talking this, and that is along the coast, the floating ices cover the sea, and there are no coastal plains. So you have to remember that there is no coastal plains, and trans-Antarctic mountains divide the continent into two parts. So this is the very important. That's who is going to divide the continent into two parts. This is trans-Antarctic continent. Okay. Now, this you find this is the trans-Antarctic continent. So the smaller and the narrower western part, the smaller and the this is the western part. So this is the smaller and the narrower, and this is known as Lesser Antarctica. This is going to be known as Lesser Antarctica, and the larger eastern part. This is the larger eastern part. This is called as the Great Antarctica. So we have two Antarctica: Greater Antarctica and the Lesser Antarctica. And the highest mountain of the continent is the Vision Massif. So you will see that here is a Vision Massif, and what is the height of this? That is about 5,139 meter. इन द एल्सबर्थ लैंड, यहाँ पे एक एरिया है, डेट इज कॉल्ड एज एल्सबर्थ. यहाँ पे एक माउंटेन है, डेट इज कॉल्ड एज विंसन मैसिफ. ओके, द हाईएस्ट माउंटेन क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज विंसन मैसिफ. Again, second point is that the highest point in the Eastern Antarctica. We are talking about this area, Eastern Antarctica, that is in the Trans-Antarctic Mountain. तो यहाँ पे एक पीक बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिक पैट्रिक है. क्या नाम है इसका? क्रिक पैट्रिक. इसका जो हाइट है, डेट इज अबाउट 4,528 मीटर. तो मीन्स यहाँ पे होगा ये. ठीक है. नाउ अबाउट द माउंट एल्बरस, दैट इज ऑन द रोज आइलैंड. माउंट एल्बरस हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये माउंट एल्बरस है, और यहाँ पे माउंट रोज है. ठीक है, सॉरी माउंट एल्बरस है, जो कि कहाँ पे? रोज आइलैंड में है. और माउंट सिडले, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड? डेट इज क्यून मॉन्सलैंड है, क्यून मॉन्सलैंड में लोकेटेड है. ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्या है ये. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंट एल्बरस दैट इज ऑन द रोज आइलैंड इज अंटार्कटिक सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अंटार्कटिक का सेकंड हाईएस्ट है हमारा जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे है? दैट इज ऑन द रोज आइलैंड है. इसका नाम क्या है? दैट इज माउंट एल्बरस. तो आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि ये जो हमारा माउंट एल्बरस है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड? डेट इज रोज आइलैंड है, रोज आइलैंड में है. वो कहाँ पे? डेट इन अंटार्कटिक का सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस माउंट सिडले. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस माउंट सिडले. ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट वोल्केनो है. ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द क्यून्स मॉन्टलैंड. और क्यून्स मॉन्टलैंड बेसिकली एक प्लेट्यू है, दैट इज अलोंग द कोस्टल एरिया, दैट इज अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट. नाउ if we talk about the location, we'll find this. We are talking about this area. You can see this is the Mount Sidley. This is the Mount Sidley that is on the Queen's Montland. That is on the Queen's Montland area. And this is the Mount Elbrus that is on the Ross Island. It is on the Ross Island. Okay. Now, South Pole lies on the South Pole. Because if you talk about the South Pole, it is going to lie on the South Pole Plateau. It is going to lie on the South Pole Plateau. And the height है that is about 2,785 meter above the sea level. साउथ पोल का क्या है इसका? डेट इज अबाउट इतना है. एंड रिसेंटली 70 लेक्स हैज बीन डिस्कवर्ड. तो बोला जाता है कि यहाँ पे 70 लेक्स को डिस्कवर किया गया था. ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा जो लेक है उसको बोलते हैं हम लोग लेक वोस्टक. क्या बोलते हैं इसको? लेक वोस्टक बोलते हैं. ठीक है, जो कि हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये हमारा डायग्राम है. तो लेक वोस्टक आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ? 70 लेक्स डिस्कवर किया गया था. उसमें सबसे बड़ा लेक्स कौन सा? लेक वोस्टक है. नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे कैसा है?
अंटार्कटिक सर्किल इज द सीवियरेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे बोला जाता है ये बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन रखता है। व्हाई? बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस कोल्ड, फ्रॉस्ट एंड हॉलिंग स्नो स्टॉर्म्स एंड द विंड्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हवाएं चलती है, स्नो बहुत ज्यादा ठंड होता है, डेट -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे के ऊपर, देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा बर्फ है। लुक हियर। Why? Because temperature is -89 डिग्री सेल्सियस, तो people survive करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। The ice cold, that is a storm, seas upon the rocky shores and breaking of the large iceberg, which sea current and winds driven on, means talking about that ice, जो हमारा जो करंट चलता है उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे जो आइस शेल्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं। आइसबर्ग की बात हो रही है नाउ। If you talk about the temperature in the Antarctic are, that is, अगर इंटीरियर की बात करें तो समर में यहाँ पे इंटीरियर में टेम्परेचर कितना होता है, डेट इज -28 डिग्री सेल्सियस होता है। और जनवरी में जो टेम्परेचर होता है डेट इज माइनस -15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जुलाई में होता है। तो समर यहाँ पे होने वाला है -28 डिग्री सेल्सियस है, और जुलाई में डेट इज विंटर, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, डेट इज -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बच्चों क्या पे बात हो रही है, अंटार्कटिका का इंटीरियर अगर बात करें तो यहाँ पे समर में इसका टेम्परेचर होता है -28 है, और विंटर में इसका टेम्परेचर होता है -50 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो डिफरेंस कितना अंतर है। फिर भी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस रिसर्च स्टेशन, दैट इज अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन, दैट इज वोस्टॉक। तो यहाँ पे बताया जाता है ये कहाँ पे लाई करता है, दैट इज अबाउट 3000 मीटर ओवर द सी लेवल। यहाँ पे इनको रिसर्च स्टेशन बनाया गया, और यहाँ पे रिकॉर्ड टेम्परेचर मेजर किया गया, दैट इज अबाउट -88 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमिडिटी in Antarctica, that is very, humidity is very low. Humidity is very low as the moisture in the air. Why humidity is very low? Because जो हमारा वाटर वेपर, जो कुछ वाटर होगा जो एयर में, वो बेसिकली फ्रीज हो जाएगा। जब फ्रीज हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी हमारा लो हो जाएगा ना जी। ह्यूमिडिटी मींस टॉकिंग अबाउट द वाटर वेपर। जब वाटर वेपर है ही नहीं तो वहां पे ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ना। नाउ अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो अंटार्कटिक के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो 6 महीने के यहाँ पे दिन होता है, डे लाइट होता है, और 6 महीना यहाँ पे कंटिन्यूअस डार्कनेस होता है। मींस 6 महीना हमारा क्या हो जाएगा, रात रहेगा, 6 महीना हमारा दिन रहेगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द दिन, दिन कब तक, डेट इज नवंबर टू फरवरी हमारा बेसिकली क्या होता है, दिन मींस कंटिन्यूअस डे लाइट होगा, ठीक है। और इफ यू टॉक अबाउट द इन विंटर, अबाउट 4 to 5 मंथ्स हमारा कंटिन्यूअस डार्कनेस रहता है, ठीक है। Now, if we talk about the ozone layer depletion, if you are talking about the ozone layer depletion, then as of 1980 के 1980 के दशक में बोला जाता है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक होल पाया गया, डेट इज ऑन द होल, जो कि कहाँ पे हुआ था, डेट इज इन द ओजोन लेयर, डेट इज इन द ओजोन लेयर, डेट इज अबव द अंटार्कटिक। तो ये देख सकते हैं अंटार्कटिका है, इसी के ऊपर एक होल क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो ये कब डिस्कवर किया गया था, 1980 में डिस्कवर किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर का काम क्या, तो ओजोन लेयर मींस ये ओजोन की जो परतें हैं वो क्या करती हैं, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कहता है एक लेयर है जो दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। नाउ द होल वाज कॉज्ड बाय द, ये जो होल है बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, राइज करता है फ्रॉम द बॉटम टू ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन is going to attack with ozone layer, and again this ozone layer is going to decompose into oxygen and hole is created, okay। मीन्स यहाँ पे बात है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या कर रही है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही है और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में बहुत। अब देखो ऐसे यहाँ बोला जा रहा है कि जो अंटार्कटिका में यहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, अंटार्कटिका में यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है, बट एट द सेम टाइम वी कैन सी आवर नेचुरल वंडर्स हियर, वी कैन सी आवर नेचुरल वंडर्स हियर। तो उसमें नेचुरल वंडर्स में एक आता है हमारा पोलर लाइट्स। क्या आता है, पोलर लाइट्स। अब देखो पोलर लाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है ना, यहाँ पे बेसिकली ये बात होती है जो, चलो यहाँ पे देख लेते हैं पोलर लाइट्स क्या होता है। देखो पोलर लाइट्स बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना, पोलर लाइट्स हमारा क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल में अगर हम लोग को लाइट दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, या तो फिर हम लोग उसको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, याद रखना। अगर नॉर्थ पोल में हमारा नॉर्दर्न लाइट्स को क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, एंड साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट बोलते हैं। इस केस में क्या होता है ना, ये जो हमारा सन है, ये सन के, ये जो हमारा सन है, ये हमारा क्या विंड है।
तो ये सोलर विंड इज गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, बहुत सारा हमारे जो ये सोलर विंड डिफ्लेक्ट कर जाता है ड्यू टू मैग्नेटिज्म। बट सम ऑफ द दिस सोलर विंड इज गोइंग टू कम इन दिस नैरो एरिया सम, ओके। जब नैरो एरिया में आता है, दिस सोलर विंड इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसके इफेक्ट से क्या बनता है, हमारे पास एक नॉर्दर्न लाइट्स क्रिएट होता है, एक नॉर्दर्न लाइट क्रिएट होता है, या पोलर लाइट्स क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑरोरा। अगर ये नॉर्थ पोल में होता है जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियस, और साउथ पोल में होता है तो जिसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज द, यहाँ पे मोर देन 1 मिलियन मेगावाट मींस 1 मिलियन मेगावाट की बात हो रही है यहाँ पे, मेगा वाट। अब देखो 9 वाट का जो बल्ब होता है हमारे घर में, उससे एक पूरा रूम लाइट हो जाता है। यहाँ टॉकिंग अबाउट 1 मिलियन मेगावाट, 1 मेगावाट, ओके। लुक, सो और पावर लाइट्स अप द नाइट मींस, इससे सोचो कितना रोशनी हो रहा होगा, कितना एक अच्छा ब्यूटीफुल सीन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। सो द बेस्ट टाइम फॉर द टूरिस्ट टू ग्लिम्स, द बेस्ट टाइम फॉर द टूरिस्ट मींस टूरिस्ट के लिए एक अच्छा समय होता है जाना ये साइड को देखने के लिए। कब? जब वहाँ पे क्लियर नाइट हो और हमारा व्यू बहुत सारे कम क्लाउड्स वगैरह हो एट द मिड नाइट, okay. Now again we are talking about this effects of global warming. We are talking about the effects of global warming. The temperature of Antarctica as a whole is predicted to rise by small amount over the next few years. ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है कहाँ पे, अंटार्कटिका में, इज गोइंग टू इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, कुछ अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट फीड, 50 साल के बाद कुछ अमाउंट हमारा इंक्रीज होने वाला है। Now, an increase in the rate of ice melting is expected to be at least, यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आइस मेल्टिंग का रेट हो जाएगा वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज द आइसेल्स टू ब्रेक अप। राइजिंग, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये जो आइसेल्स है जो कि प्रेजेंट ओवर द सीज, वो भी हमारा ब्रेक हो जाएगा ना जी। वो भी दिस, ये जो आइसेल्स जो कि फ्लोट कर रहा है सी के ऊपर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। तो राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज ऑल सेल्स टू ब्रेक अप एज दे आर फ्लोटिंग मींस जो फ्लोट कर रहा है। इट में कॉज द ग्लेशियर्स टू स्पीड देयर फ्लो रेट कंसर्न। तो इसके बाद आप देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसेल्स हमारा मेल्ट करने, ब्रेक करने लगेगा। एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट द ग्लेशियर्स में भी हमारा क्या होता है, स्नो होता है, दैट इज कवर्ड विद स्नो। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो हमारा क्या मेल्ट करने जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड वाटर टू द सी। और इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सी लेवल का वाटर क्या राइज करने लगेगा, ठीक है ना। एक स्टडी देखा गया था 2002 में, क्या हुआ था, ये जो हमारा लार्सन जो आइस सेल्स है, उसको नाम दिया गया BNC लाइक दैट। तो यहाँ पे देखा गया कि इनका जो 35 डेज में, ड्यूरिंग 35 डेज पीरियड में, यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया मींस बड़ा सा एरिया, दैट इज अबाउट 3250 किलोमीटर एरिया, क्या हो गया, दैट इज आइस दैट इज कन्वर्टेड इनटू ओशियंस मींस पूरा का पूरा लॉस्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा भी एक प्रेडिक्ट किया गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर लास्ट 50 साल में अगर देखा गया, ये जो इस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दैट इज अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात होगी, जो पूरा आइस है, जो आइस सेल्स है, ग्लेशियर्स में जो आइस है, वो हमारा मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। और 2017 में भी एक स्टडी देखा गया था कि एक अबाउट 12% ऑफ द रिमेनिंग लोअर मिडिल सेक्शन ऑफ द लार्सन आइस शेल्स, दैट इज नोन एज लार्सन व्हील, ये भी ब्लॉक कर गया, ये भी टूट गया था। एज अ इसका जो एरिया एस्टिमेट किया गया था, दैट इज अबाउट 2240 स्क्वायर माइल, दैट इज अबाउट 5800 स्क्वायर किलोमीटर। देखो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो टूटने का कारण और मेल्टिंग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, due to increase in temperature in the atmosphere, that is called as global warming. Now if we talk about the vegetation, animals life and the minerals, तो यहाँ Antarctica is a cold desert, already studied Antarctica is a cold desert because of no precipitation, therefore entire Antarctic flora means talking about the plants, flora means about talking about the plants, represents the mosses, lichens and the small flowering plants। तो यहाँ पे बहुत कम, since यहाँ पे cold desert है means temperature बहुत कम है, तो यहाँ पे हमारा जो plants हो, plants is not going to live here, so यहाँ पे कुछ plants available होते हैं, जैसे mosses हो गया, lichen हो गया and small flowering plants। द परमानेंट सीवियर फ्रोस्ट, अभी इसका रीजन बताया गया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट हमारा फ्रोस्ट होता है, हमेशा आइस होता है, वेरी कोल्ड विंड चलते रहता, हवा चलते रहता है, एंड दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट एनी डिस्ट्रीब्यूशन द प्लांट, मींस इसी की वजह से यहाँ पे कोई प्लांट पैदा नहीं होता है, मींस दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो हियर, व्हाई, बिकॉज ऑफ सीवियर फ्रोस्ट एंड द वेरी कोल्ड विंड। नाउ if we talk about the on the other hand the animal life is as compared to this flora, this fauna life is going to have rich qualities। A new species of octopus, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्टोपस है, ये एक न्यू स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया था कहाँ पे, अंटार्कटिका में ही।
देयर आर व्हेल्स, यहाँ पे कौन कौन से स्पेसीज मिलते हैं, व्हेल्स हो गया, सील्स हो गया एंड पेंगुइन्स हो गया एंड बहुत सारे वेरियस बर्ड्स आते हैं जो कि नेस्टिंग के लिए इन द रॉकी हिल्स, ठीक है। नाउ मोस्ट कॉमन पेंगुइन जो है इसमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट रहता है एडेले, एडेले एंड द एम्परर पेंगुइन्स आर द मोस्ट कॉमन। दीज बर्ड्स, अब देखो पेंगुइन के बारे में जान लो, पेंगुइन्स हमारा ये बर्ड होता है, बर्ड होता है बट ये फ्लाई नहीं कर सकता, बट बर्ड होता है बट दे आर नॉट गोइंग टू फ्लाई, बट दे कैन यूज देयर विंग्स, मींस वो अपनी विंग को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सिंग, इन ऑर्डर टू स्विम इन वाटर, मींस ये अपने विंग को, ये जैसे विंग है ना, ये क्या करेगा, ये ऐसा उड़ने के लिए नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, स्विम करने के लिए होता है, मींस तैरने के लिए होता है। और देखो एक एस्टिमेट बोला जाता है कि इन समर अराउंड 100 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव हियर टू ब्रीड, मींस बहुत सारे बर्ड आते हैं यहाँ पे इस एरिया में इन ऑर्डर टू ब्रीड हियर, मींस अपने अंडे देने के लिए। नाउ if we talk about the minerals, we are talking about the minerals resource in Antarctica. Antarctica is the least explored. Why? Because according to the Antarctic Treaty, nobody is allowed to do mining here. So it is least explored of all the continent. But ऐसा estimate किया जाता है कि यहाँ पे enormous deposit, बहुत large amount of deposit है, such as coal का deposit, iron ore का deposit, copper, uranium, gold and the diamonds. ये सब यहाँ पे buried है under the ice cap. बट एज पर द ट्रीटी इट इज प्रोविडेड, जैसे हम लोग पता है कि एज पर द ट्रीटी नोबडी इज अलाउड टू डू माइनिंग हियर। नाउ हाउएवर साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द आइस कोर ऑफ द अंटार्कटिका। देखो अब यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज डेवलप किए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट डिस्कवर्ड किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आइस कोर में प्रेजेंट हुआ था। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिला है, ये बताया जाता है कि ये जो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन कैसे उत्पन्न हुआ है, हो सकता है। एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम, हम लोग इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू जान पाएंगे। नाउ if we talk about the Indian expedition to Antarctica, it is carried out under the control of National Center for Antarctic and Ocean Research। तो देखो ये जो इंडियन एक्सपेडिशन करना हो तो ये किसके अंदर आती है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। ये क्या करती है, इसके अंदर आती है इंडियन एक्सपेडिशन। This center was the first to initiated in 1981 and with the first Indian expedition to Antarctica। तो ये क्या होता है, पहला जो इंडियन एक्सपेडिशन हुआ था, कब हुआ था, 1981 में हुआ था। कब हुआ था, 1981 में हुआ था। किसके अंडर में हुआ था, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड रिसर्च, ओशियन रिसर्च के तहत। एंड इट वाज, इसको इनिशिएट किया गया था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन था। नाउ द प्रोग्राम गेन्ड ग्लोबल, ना ये जो प्रोग्राम था ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस कब मिला, जब इंडिया ने साइन किया था अंटार्कटिक ट्रीटी को, ठीक है। और जस्ट इसके बाद क्या हुआ था, 1983 में दक्षिण गंगोत्री नामक एक सब स्टेशन या स्टेशन, रिसर्च स्टेशन बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है, अंटार्कटिक में। और उसके बाद 1990 के दशक में एक और बेस बनाया गया था, डेट इज कॉल्ड एज मैत्री बेस। ओके, नाउ इंडिया का थर्ड जो रिसर्च स्टेशन है वो कब बनाया गया, तो 2015 में बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया भारती। तो तीन सब हमारे रिसर्च स्टेशन है, एक हमारा 1981 में बनाया गया, 1990 में बनाया गया था, एक हमारा 2015 में बनाया गया था। 1981 में कौन सा बनाया गया था, डेट इज दक्षिण गंगोत्री। 1990 में कौन सा बनाया गया, डेट इज मैत्री। एंड 1915 में बनाया गया था भारती। तो ये याद रखना आपको। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखें कि जो 1981 में बनाया गया था, जो कि दक्षिण गंगोत्री, ये अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जबकि ये जो स्टेशन है हमारा, जो 1990 डेट भारतीय बेस है और मैत्री बेस, ये दोनों हमारा क्या मैंड है। यहाँ पे लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं और वापस अपने कंट्री रिटर्न कर जाते हैं। The main purpose of the Indian expedition to the Antarctica is to study about the fauna. Talking about the fauna means about the animals and the molecular biodiversity of the region. तो यहाँ पे main purpose क्या है? That is in order to study about the animals and the molecular biodiversity in the region. ऐसा देखो यहाँ पे अभी तक 120 न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुए हैं, उसमें से 20 है वो इंडिया ने डिस्कवर किया। तो ये एक प्राउड मोमेंट की बात होती है। इंडिया इज अ ग्रेट, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या कि 120 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंडिया ने डिस्कवर किया है 120। तो और टोटल ऑफ 120 न्यू माइक्रोवेस हैज बीन डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एफर्ट। क्या कि ये इंटरनेशनल साइंटिफिक एफर्ट था इन अंटार्कटिका बाय 2005, और उसमें से 20 जो है आउट ऑफ 120 of these microorganisms had been discovered by India. Now इंडिया इज ऑल्सो, अभी तक 2007 तक इंडिया ने 300 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द अंटार्कटिक सर्कल। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट की बात है कि हम लोग इंडिया ने अभी 300 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है अप टू 2000
7 तक अभी तक देखो कितना, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा इंडियन एक्सपेडिशन है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अंटार्कटिक ट्रीटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिका इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लैंड। देखो अब हम लोग जो ग्लोब देखेंगे, यहाँ पे जो ग्लोब है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक कैंसर हो गया, एंड आर्टिक सर्कल। तो ये जो आर्टिक सर्कल के बाद का जो एरिया आता है, ये किसके अंदर आता है, दैट इज कम्स अंडर अंटार्कटिका। तो ये याद रखना, दैट इज अंटार्कटिका इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लैंड एंड द आइस शेल्स साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड ट्रीटी एंटरिंग इनटू द फोर्स। देखो ऑलरेडी पता है कि जो अंटार्कटिक ट्रीटी कब बनाया गया था, 1959 में बनाया गया था, और ये जो फोर्स में कब लाया गया था, 1961 में लाया गया था, ठीक है। और करंटली अगर देखें तो इसका मेंबरिंग कितना 48 है हमारा पास, यहाँ पे सिग्नेटरी नेशंस हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत आप क्या करते हैं, फ्रीडम है इसके तहत कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च कर सकते हैं, बट यहाँ प्रोविजन क्या है, दैट इज यू आर नॉट अलाउड टू मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑल। और इंडिया ने साइन किया था, ये जो एग्रीमेंट है कब साइन किया था, 1983 में। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया व्हेन इंडिया इज गोइंग टू साइन दैट इज अंटार्कटिक ट्रीटी, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1983 में बना साइन किया था। नाउ if one by one we are going to study about Dakshin Gangotri and all, okay, look here, दक्षिण गंगोत्री was the first scientific, अब देखो दक्षिण गंगोत्री के बाद it was the first scientific research base, it was the first scientific base station of India and that is situated on Antarctica, ठीक है। और इसका अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, that is about 70 डिग्री साउथ एंड लॉन्जिट्यूडनल हमारा है that is 12 डिग्री। तो यहाँ पे ये दक्षिण है, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल है, ये लैटिट्यूडनल है। तो लैटिट्यूडनल कितना है, 70 डिग्री है, और लॉन्जिट्यूडनल हमारा कितना 12 डिग्री ईस्ट है। और कब बनाया गया था, that is 1983 में, during the third expedition to Antarctica, means before making this Dakshin Gangotri, India has already done 2 expedition to Antarctica। now यहाँ पे बेसिकली एक ऑटोमेटिक वेदर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया था। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ये जो दक्षिण गंगोत्री है यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया था, ऑटोमेटिक वेदर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया था, इसलिए। और ये जो रीजन है ये अनमैन्ड है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक है। Now, if we talk about the मैत्री, the second permanent settlement, ये हमारा क्या है, second permanent settlement है, जो कि स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे बनाया गया था 1989 में बनाया गया था, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था किस रेंज पे, एक रेंज है जिसका नाम है सिरमाचर रेंज, किसका नाम है, सिरमाचर रेंज, और इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 70 डिग्री साउथ है और लॉन्जिट्यूडनल हमारा 11 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं रिलेटेड टू द जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड द मेडिसिन। और इंडिया ने यहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक बनाया है, दैट इज अराउंड द मैत्री, दैट इज कॉल्ड एज लेक प्रियदर्शनी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मैत्री के अराउंड कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दैट इज लेक प्रियदर्शनी। देखो बच्चों, आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। Now, Maitri accompanies the mission of geomorphology mapping of सिरमाचर ओएसिस। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो एरिया है सिरमाचर वाला रेंज है, तो मैत्री ने एक मिशन बनाया था कि या they are going to do a mapping, they are going to do a mapping or they are going to do a geomorphic mapping, they are going to map the area, okay। Now if you talk about the Bharti, देखो भारती यहाँ पे, भारती is demarcated an area besides the Larsman Hills। तो ये जो इसका भारती है, इसका जो ये जो एरिया है, ये किस एरिया पे लोकेटेड, इट इज लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ लार्समन्स एक हिल है, उसके जस्ट बिसाइड्स में है। और इसका अगर लोकेशन दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा 69 डिग्री साउथ है और लॉन्जिट्यूडनल हमारा 70 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। और ये थर्ड सेटलमेंट, ये हमारा थर्ड सेटलमेंट है एंड सेकंड एक्टिव रिसर्च है। व्हाई, बिकॉज दक्षिण गंगोत्री वाज अनमैन्ड, दक्षिण गंगोत्री वाज द अनमैन्ड, ओके। और ये मैत्री और हमारा भारतीय हमारा मैंड है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डायग्राम बन जाता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे लाई कर रहा है, ये दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। और ये मैत्री है हमारा, और अगेन है हमारा ये भारतीय है। तो ये आपको याद रखना लोकेशन। नाउ द स्टेशन हैज फुल्ली ऑपरेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेशन हैज फुल्ली ऑपरेशनल फॉर्म। ये जो 2013, तो हम भारती के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टेशन फुल्ली ऑपरेशन में हो गया था 2013 में। एंड इंडिया हैज एंटर्ड द एलीट ग्रुप, तो ऐसा बोला जाता है इंडिया टॉप 10 में आ गया है। एंड आउट ऑफ टॉप 10 इंडिया, आउट ऑफ दैट इज आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 9 नेशंस, इंडिया हैज अ मल्टीपल स्टेशन, मींस 9 ऐसे 9 नेशन हैं जिसके पास बहुत सारे रिसर्च स्टेशन है, उसमें से इंडिया भी एक है, ठीक है। तो इंडिया हैज एंटर्ड द एलीट ग्रुप, इंडिया हैज एंटर्ड द एलीट ग्रुप ऑफ 9 नेशन हैविंग मल्टीपल स्टेशन विद इन द अंटार्कटिका, ठीक है। नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई इज अंटार्कटिका अ ह्यूमन फ्री जोन। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अंटार्कटिका एक ह्यूमन फ्री जोन क्यों है, ठीक है। तो ये बच्चों ये आपको ध्यान से समझना है। देखो सिम्स पहले हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेसिकली ये जो अंटार्कटिका ये एरिया काफी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इट मे बी सीन स्ट्रेंज, ऐसा बोला जाता है ये स्ट्रेंज हो सकता है, बट इट इज वर्थ वंडरिंग एग्जैक्टली व्हाई आउट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट दैट ह्यूमंस मैनेज टू ऑक्यूपाई इन द प्रीहिस्टोरिक, मींस ऐसा बोला जाता है आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, मींस आउट ऑफ 7 ओनली 6 कॉन्टिनेंट है दैट ह्यूमन मैनेज टू ऑक्यूपाई, मींस ह्यूमन 6 कॉन्टिनेंट है, 6 जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये मैन एनी हाउ मैनेज टू ऑक्यूपाई। बट ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका ये हमारा एक हमारा बन जाता है स्टिक्स लाइक अ सोर, मींस यहाँ पे बात हो रही है मान लो एक 5 अंगुली है, 5 अंगुली में यहाँ पे सपोज ये थंब है, इसमें कांटा लग गया तो आपका 4 अंगुली काम करेगा ना, मींस 4 अंगुली में आपका यूज हो रहा है, बट वेयर इज दिस थंब इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट है दैट पीपल वेर मैनेज टू ऑक्यूपाई ओनली 6 कॉन्टिनेंट बट नॉट इन अंटार्कटिका। व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। एंड अभी तक ऐसा बोला जाता है सो फार देयर इज नो एब्सोल्यूट देयर इज एब्सोल्युटली नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन एविडेशन ऑफ अंटार्कटिका बिफोर द, तो अभी तक ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जो बताता है कि वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट था। व्हाई? सो इट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। इसका आंसर है व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। नाउ अंटार्कटिका's फ्रीजिंग क्लाइमेट एंड द बैरन, ये जो आप बैरन लैंड एरिया देख सकते हैं ये वाला, एंड दिस ये जो अंटार्कटिका का फ्रीजिंग क्लाइमेटिक एंड बैरन लैंड एरिया विद अ नो ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर। व्हाई? बिकॉज जितना भी वाटर पानी है सब बर्फ में कन्वर्ट है एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पूरा एरिया हमारा आइसोलेटेड है फ्रॉम द वर्ल्ड एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द नॉर्मल लाइफ टू सर्वाइव। व्हाई? पहला हमारा वेरी एक्सट्रीम कोल्ड, दूसरा हमारा बैरन ग्लेशियल कोस्ट एंड नो फ्रेश वाटर, ये एक इम्पॉसिबल बना देता है कोई अगर ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई अंटार्कटिका इज अ ह्यूमन फ्री जोन। ओके, नाउ अगेन अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो साउथ ऑर्कले आइलैंड है ये वाला एरिया, ठीक है, ये एक बेस बनाया गया, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे एक बेस बनाया गया था साउथ ऑर्कले आइलैंड, कब? जो कि 22 फरवरी 1904 में, ठीक है। ये बात हो रही है जस्ट 6 वर्ल्ड वार 2 में देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट इन द कॉन्टिनेंट, से यहाँ पे बहुत सारे एरिया में बेस बनाया गया है ताकि वहां कोल्ड वार की वजह से यूज में आ जाए। तो ये बोला है द ओल्डेस्ट परमानेंट बेस, अगर ओल्डेस्ट परमानेंट बेस कहाँ पे है, डेट इज साउथ ऑर्कले आइलैंड। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ओल्डेस्ट जो परमानेंट बेस है कहाँ पे है, डेट इज ये अर्जेंटीना ऑर्के डा पास है, डेट इज साउथ ऑर्कने आइलैंड जो कि एस्टैब्लिश किया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना कि ओल्डेस्ट परमानेंट बेस हमारा पे साउथ ऑर्कले आइलैंड पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये जो अगर वर्ल्ड वार 2 के बाद बात करें, सिंस वर्ल्ड वार 2 देयर हैज बीन अ कांस्टेंट, मींस बहुत सारे वेस बनाए गए हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस कॉन्टिनेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका, अब देखो अंटार्कटिका का फ्यूचर क्या है, ठीक है। देखो अंटार्कटिका इज फुल्ली प्रोटेक्टेड, अब पता है कि अंटार्कटिका ये जो अंटार्कटिका फुल्ली प्रोटेक्ट किया गया अंडर द अंटार्कटिका ट्रीटी। तो इसमें क्या है कि फुल्ली प्रोटेक्टेड फॉर द मिनरल एक्सप्लॉरेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट अंडर द अंटार्कटिका ट्रीटी। तो ये बेसिकली किसके प्रोटेक्ट अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है अंडर द अंटार्कटिका ट्रीटी। और ये जो कॉन्टिनेंट है दैट इज डेडिकेटेड, अब ये कॉन्टिनेंट है बेसिकली डेडिकेटेड टू पीस एंड द साइंस। देखो यहाँ पे पीस है क्या कि यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, साइंस यहाँ पे पीपल्स को अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। The environmental protocol that is 1991 has ensures comprehensive protocol of Antarctica। तो ये जो बात हो रही है जो environmental protocol है, इन्होंने ensure किया था कि हम लोगों को कैसे अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना है। That is in order ये ensure किया है कि हम लोग को अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना है। The Antarctica is to be rich in minerals including coal and oil as well as precious minerals such as, देखो ऐसा पता है कि यहाँ पे अंटार्कटिका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोल्स एंड ऑल है, बट ड्यू टू अंटार्कटिका ट्रेडी nobody is going to exploit this area and there is also a growing interest for the bio prospectors who search for genetic and the biochemical research from the flora and fauna on Antarctica। देखो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो पर्पस क्या है, दे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स एंड द बायोकेमिकल रिसोर्सेज फ्रॉम द फ्लोरा एंड फाuna। और पर्पस क्या होगा, दैट इज दे कैन आइडेंटिफाई हाउ द ह्यूमन लाइफ गोइंग टू एग्जिस्ट हियर। नाउ स्टैम्प्स हैज बीन रिलीज, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा स्टैम्प्स रिलीज किया गया है, ये वाला स्टैम्प्स है। तो स्टैम्प्स रिलीज किया गया है दैट इज इन ऑर्डर टू रिलीज टू मार्क द हिस्टोरिक इवेंट्स दैट इज रिलेटेड टू अंटार्कटिका। नाउ हाउएवर एनर्जी मिनरल्स रिजर्व एंड द फिशिंग रिसोर्सेज, नाउ जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो रिसोर्स है मिनरल रिसोर्सेज है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो हमारा डिप्लीट करते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है अंटार्कटिका,
ठीक है। तो ये जो प्रेशर है अंटार्कटिका के ऊपर पड़ेगा, तो दीज आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अंटार्कटिका इन फ्यूचर। सो इट इज टॉकिंग दैट द प्रेशर टू एक्सप्लॉइट अंटार्कटिका's natural resources on the land and in the ocean is likely to increase in the future. Why? Because of decrease in the natural energy or mineral resources. ना अगर हम लोग का चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, हम लोग क्या क्या माइंड में, हम लोग ये हमारा माइंड मैप है, हम लोग क्या क्या पढ़े। पहले हम लोग डिस्कवरी देखे, डिस्कवरी में अमुंडसेन, ये याद रखना, ये जो रोवाल्ड अमुंडसेन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के ऑनर, और ये एक ब्रिटिश पर्सन थे, डेट इज स्कॉट, इन्हीं के ऑनर के नाम पे ऊपर ये जो साउथ पोल है उसी का नाम रखा गया था। आई थिंक ये तो आपको याद होगा। इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन आपको याद रखना, डेट इज दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। तो ये पता है कि इंडिया का फर्स्ट अनमेन्ड स्टेशन है, और दूसरा इंडिया का सेकंड स्टेशन रिसर्च स्टेशन हो गया, इंडिया का थर्ड रिसर्च स्टेशन दैट इज मैंड है, ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया। और जो वाटर बॉडीज अगर देखें तो सदर्न ओशियंस में हमारा पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक ओशन आ जाता है। लैंड फोर्स में देखें, ये परमानेंट फ्रोजन परमाफ्रोस्ट एरिया हो जाता है। एंड थिक आइसेस दैट इज अबाउट 1.6 किलोमीटर वाला एरिया है। आइसबर्ग मींस बड़ा बड़ा पहाड़, ये सब आइसबर्ग मींस आइस का सीट है जो कि फ्लोट कर रहा है सी में। If you talk about the physical divisions, that is transatlantic mountain, transatlantic mountain means यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे एक माउंटेन जो कि डिवाइड कर रहा है ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि डिवाइड कर रहा है ईस्ट एंड वेस्ट अंटार्कटिका, दैट इज ग्रेटर अंटार्कटिका, और वेस्ट में हमारा वेस्टर्न, दैट इज लेजर अंटार्कटिका। और इस ग्रेटर अंटार्कटिका में हम लोग देख सकते हैं माउंट विजन्स है, अनएक्टिव वोल्केनो, दैट इज माउंट एल्बरस वगैरह लोकेटेड है। इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, दैट वी विल फाइंड मोसेस, फंगी एंड द लाइकेन। Okay, now last if you talk about the summary, Antarctica is the fifth largest, so you have to remember this. Antarctica is going to be the fifth largest continent. And who is the fourth largest? Please comment in the section who is the fourth largest continent. Now it lies completely in the southern hemisphere. So हम लोग देखेंगे कि जो अंटार्कटिका है ये southern hemisphere में लाई करता है, and it is situated around the south pole. तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो रोवाल्ड अमुंडसेन, ये भाई इसका नाम याद रख लेना, रोवाल्ड अमुंडसेन, इन और ये और इनके टीम, इन्होंने रीच किया था साउथ पोल कब? 14 दिसंबर 1911 को रीच किया था। Now, if we talk about the Antarctic Treaty को साइन किया गया था 1959 में by the 12 countries, 12 कंट्री के द्वारा। And now ये जो ट्रीटी है क्या करता है? प्रोवाइड करता है कि nobody is allowed to do military activities, nobody is allowed to do mining and minerals and mining, nuclear exploration and the nuclear waste disposal. This treaty supports, ये जो ट्रीटी सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च को एंड प्रोटेक्ट करता है कॉन्टिनेंट इकोजोन को। एंड बहुत सारे ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं। मोर देन 4000 साइंटिस्ट वर लिविंग देयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। ओके, the last one is about, if you talk about Antarctica is a human free zone. It is uninhabitable for the human beings. यहाँ पे कोई human beings नहीं रहता, that is it is a human free zone. Why? Because of severe cold. Okay, thank you दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों, आपको अगर सेशन समझ में आता है तो प्लीज सेशन को लाइक करना है और लोगों को, अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना है। थैंक यू।